नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में। आंतरिक सुरक्षा में चुनौतियां क्या हैं, उनको कैसे आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाए, कौन कौन से कदम उठाए जाएं। चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। किसी भी देश को तरक्की करनी है, विकास करना है, तो उस देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, वहां के लोग आंतरिक सुरक्षा में कैसा सहयोग करते हैं। कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब वहां सुरक्षा होगी, शांति होगी, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना, काम करने की ललक और छोटे मोटे जो आपसी झगड़े हैं उनको अलग रख के देश के विकास में सहयोग करना, हमारा देश कैसे आगे बढ़े इसके बारे में सोचना। हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा की बहुत सारी चुनौतियां हैं। नक्सलवाद, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध पैसों का लेन देन, सामाजिक सौहार्द, उसके बाद सांप्रदायिक तनाव, जातीय संघर्ष और इंटरनेशनल, क्योंकि हमारा देश कई सारे देशों से लगती हुई सीमाएं हैं और लगभग सारे देशों से किसी न किसी मुद्दे को लेकर तनाव रहता है। ये सब कारण है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हैं। देश की आजादी के बाद से और अब तक भारत किसी न किसी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझता रहा है। आजादी के बाद जनजातीय क्षेत्रों के भाषावाद, प्रांतवाद को लेकर लड़ाइयां हुई। उसके बाद सांप्रदायिक तनाव, हिंदू मुस्लिम दंगे, नक्सलवाद की समस्या और 90 के दशक के बाद आतंकवादी गतिविधियों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई, खासकर जम्मू कश्मीर और उसके पहले पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन के कारण, और आतंकवाद के अब कई सारे रूप बदल बदल के हमारे सामने आ रहे हैं। अब जैसे जैसे आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, अब साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा एक नई चुनौती के रूप में आ रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में, उसकी चुनौतियां क्या हैं इसके बारे में। महान कूटनीतिक चाणक्य के शब्दों में, किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा का करना प्रत्येक सत्ता का सर्वप्रथम कर्तव्य है। प्रजा का सुख ही राजा का सुख है, प्रजा का हित ही राजा का हित होता है। प्रजा के सुख और हित को प्रभावित रूप से प्रभावित करने वाले दो वाहकों की प्रमुख भूमिका होती है, जिसमें पहला वाहक पड़ोसी या कोई अन्य देश हो सकता है, जबकि दूसरा वाहक राज्य के भीतर अपराधियों की उपस्थिति। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा कि एक राज्य को निम्नलिखित 4 अलग अलग तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। पहला आंतरिक, दूसरा है बाह्य रूप से सहायता प्राप्त आंतरिक, तीसरा है आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाहरी। और भारत में आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य में प्रमुख उपयुक्त खतरों में लगभग सभी रूपों का मिश्रण है। भारत बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर विभिन्न चुनौतियों को झेल रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर कहा जा सकता है, जो पहले कई सारे युद्धों के द्वारा भारत से लड़ने की कोशिश की, फिर उसके बाद उसको लगा कि युद्ध नहीं जीत सकते तो क्षण आतंकवाद का सहारा लिया। आए दिन आतंकवादी घटनाओं, बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं
और अगर अंदर आ जाते हैं तो आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करते हैं। जैसे मुंबई में ब्लास्ट हुआ, मुंबई में 26/11 को जो हमले हुआ, जिसमें ताज होटल पे और सारे कई जगह, उरी अटैक, पठानकोट अटैक एयरबेस पे, अन्य सारे बहुत सारे जो दंगे हैं, या हमारी जो संसद भवन है उस पे जो हमला हुआ आतंकवादियों के द्वारा, ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो आए दिन होती रही हैं। तो ये भी एक कारण है। इसलिए कि आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं के कारणों व विवश के साथ साथ समस्या के समाधान और प्रभावी उपाय के बारे में बात करेंगे। आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य है, आंतरिक सुरक्षा का सामान्य अर्थ है एक देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा से। आंतरिक सुरक्षा एक बहुत पुरानी शब्दावली है, लेकिन समय के साथ इसमें मायने बदलते रहे। स्वतंत्रता थे वो जहां आंतरिक सुरक्षा के केंद्र में धरना प्रदर्शन, रैलियां, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उत्पाद थे, जो स्वतंत्रता के पहले 1947 में। स्वतंत्रता के बाद विज्ञान एवं तकनीक की विकसित होती प्रणालियों ने आंतरिक सुरक्षा को अधिक संवेदनशील और जटिल बना दिया है। पारंपरिक युद्ध के बजाय अब छद्म युद्ध के रूप में आंतरिक सुरक्षा हमारे लिए बड़ी चुनौती बन गई है। आंतरिक सुरक्षा के घटक: राष्ट्र की संप्रभुता एवं सुरक्षा, देश की आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना। आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां: भारत की भू राजनीतिक स्थिति, उसके पड़ोसी कारक, विस्तृत एवं जोखिम भरी स्थलीय, वायु और समुद्री सीमाएं के साथ साथ भारत देश के ऐतिहासिक अनुभव से सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील बनाते हैं। इस संदर्भ में आंतरिक सुरक्षा के निम्नलिखित चुनौतियां हैं। भारत का जो भूभाग है वो पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा लगती है, उत्तर में हमारे चीन है, नेपाल है, भूटान है, पूरब में बांग्लादेश है, दक्षिण में श्रीलंका है, म्यांमार की सीमाएं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में जो चरमपंथी गुट हैं, आतंकवादी गुट हैं, उनको जो खाद्य पानी मिलता है वो बांग्लादेश में उनके कैंप थे। म्यांमार में उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाता है। पाकिस्तान से तो चलता ही रहता है। तो ये सब सुरक्षा के कारण है। पहला है नक्सलवाद। भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा में जो सबसे पहला प्रमुख कारण है वो नक्सलवाद। नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उन आंदोलन का औपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई। वर्ष 1967 में चारू मजूमदार और कानून सन्याल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जल्द ही नक्सलवाद ने देश के कई राज्यों में अपनी चपेट में लिया। परिणाम स्वरूप नक्सलवाद ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज नक्सलवाद से देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे चुनौती के रूप है। नक्सलवाद का उदय जो है पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुआ 1967 में, और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ तो बाद में बने, ये बिहार और मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का सोनभद्र का जो इलाका है, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में जो है नक्सलवाद की प्रमुख समस्या रही। और धीरे धीरे पिछले दशक में नक्सलवाद पे प्रभावी कार्रवाई हुई है। लगातार उसके खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। उनको जमीनी से सपोर्ट भी मिलना कम हुआ है, क्योंकि अब विकास की ज़्यादा से ज़्यादा परियोजनाएं सरकार वहाँ लागू कर रही है, संचार के माध्यम बना रही है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की ज़्यादा से ज़्यादा तैनाती हो रही है, सड़क, बिजली, पानी, इन सब की मूलभूत आवश्यकताएं वहाँ पहुँचाई जा रही हैं। तो नक्सलवाद पे धीरे धीरे कंट्रोल हुआ है। और यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में नक्सलवादियों पे प्रभावी रूप से कार्रवाई हुई है। अब जो नक्सलवाद है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना जैसे राज्यों में छुटपुट घटनाएं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है सरकार
वहां विकास परियोजनाएं ला रही है और नक्सलवादियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई भी कर रही है। वामपंथी आंदोलन के कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने अनेक कुछ चुनौतियां हैं, जैसे केंद्र से सुदूर और अविकसित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद का प्रसार, युवाओं का कट्टरपंथीकरण जिसमें हिंसा और कानून व्यवस्था उत्पन्न कर होता है, अव्यवस्था उत्पन्न होती है, सरकारी अधिकारी प्रतिष्ठानों, पुलिस और सेना के जवानों पर हमला, आर्थिक गतिविधियों विशेषकर खनन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के व्यवधान, सामान्यतः सरकार एवं संग्रह प्रणाली का निर्माण, वामपंथी उग्रवाद आंदोलन के वित्त पोषण और समर्थन और विदेशी संस्थाओं की भागीदारी, उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों और मानवाधिकारों का उल्लंघन, ये सब कारण है जो नक्सलवाद को बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा है धार्मिक कट्टरता एवं जातीय संघर्ष। स्वतंत्रता के बाद भारत से लेकर अब तक भारत में अनेक सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके कारण भारत की बहुलवादी संस्कृति को छिन्न भिन्न किया। धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि संकीर्ण आधारों पर अनेक समूह संगठनों ने लोगों को सामाजिक विषमता बढ़ाने का समांतर रूप से प्रयास भी करते रहते हैं। ये आतंकवादी संगठन अपने धर्म, भाषा, क्षेत्र विशेषता का दावा प्रस्तुत करते हैं तथा द्वेषपूर्ण मानसिकता का विकास करते हैं। धार्मिक कट्टरता और जातीय संघर्ष। धार्मिक कट्टरता जैसे हिंदू मुस्लिम को आए दिन लेकर किसी न किसी बात को छोटी छोटी घटनाओं से एक सांप्रदायिक रूप ले लेता है और दंगे शुरू हो जाते हैं। उसी तरह पूर्वोत्तर भारत में जाति और भाषा के नाम पर उग्रवादी संगठन खड़े हो जाते हैं। आए दिन वहां बंद रहता है। जैसे भी मैतेई और कुकी की जो समस्या चल रही है, साल भर से वहां लगातार आंदोलन हो रहा है, आगजनी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समस्या, पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद, ये सब जो है धार्मिक और कट्टरता और जातिवाद, जातीय संघर्ष के कारण है। सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म। सांप्रदायिकता का अर्थ समाज के हितों के ऊपर एक समुदाय के हितों को बढ़ावा देना। यह भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक है। सांप्रदायिकता का निम्नलिखित को ले जाती है: राष्ट्रीय एकता को खतरा, हिंसा, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक व्यवधान। सांप्रदायिकता ही भारत की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। सांप्रदायिकता से निपटने के विधायी उपाय सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाना। ऐसा कानून बनाना, अगर कोई सांप्रदायिक दंगों में सम्मिलित पाया जाता है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू करना। पुलिस बल को आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी से सुरक्षित करना। शिक्षा, सामुदायिक सद्भाव के बारे में शिक्षा और जागरूकता पैदा करना। मीडिया और संचार में नफरत फैलाने वाले भाषणों और फर्जी खबरों को रोकने का प्रभावी कदम उठाना चाहिए। उसके बाद है भ्रष्टाचार। भारतीय आर्थिक सुरक्षा में भ्रष्टाचार को सभी समस्याओं की जननी माना जाता है, क्योंकि यह राज्य के नियंत्रण, विनिमय और नीति निर्णय क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। वस्तुतः ऐसा कार्य जो अवांछित लाभ को प्राप्त करने के इरादे से किया जाए, अर्थात जो सदाचार, नैतिकता, परंपरा और कानून के विचलन दर्शाता हो तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया के एकीकरण के अभाव को शक्ति का दुरुपयोग करता हो, वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में लगता है। भ्रष्टाचार भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि अगर गलत ढंग से पैसा कमाया जाएगा तो उसको गलत चीजों में प्रयोग भी किया जाएगा। और गलत ढंग से पैसा कमाने का मतलब मादक पदार्थों से तस्करी होती है, तो उसमें जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उनको फायदा होता है। तो उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध पैसे का लेन देन, हवाला कारोबार, ये सब भ्रष्टाचार की जननी है। मादक द्रव्यों का व्यापार, मतलब जो नशीली पदार्थ हैं उनका अवैध व्यापार। भारत के पड़ोसी देशों में स्वर्णिम त्रिभुज म्यांमार, थाईलैंड और लाओस एवं स्वर्णिम अर्धचंद्राकार अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के क्षेत्र की उपस्थिति के फलस्वरूप मादक द्रव्य का बढ़ता व्यापार भारत की आर्थिक सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है।
आए दिन हम लोग समाचार माध्यमों में, टीवी चैनलों पे देखते हैं कि फलाने एयरपोर्ट पे इतना कोकीन पकड़ा गया, इतना मादक पदार्थ पकड़ा गया, या फलाने किसी जहाँ पे विदेशों से माल आता है जलीय मार्ग से, वहाँ पे आए दिन जो है 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो मादक पदार्थ पकड़े जा रहे हैं। और इनकी सप्लाई लाइन अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान बॉर्डर पे पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन के माध्यम से या सुरंगों के माध्यम से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी होती है, क्योंकि ये बहुत छोटी मात्रा में होता है और इसका दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों में होता है। तो ये हमारे समाज को भी विघटित कर रहा है, आर्थिक रूप से देश को कमजोर भी करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी उत्पन्न होता है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। मादक पदार्थ की व्यापार जो है भारतीय जो आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण करता है, क्योंकि इसमें जो पैसा आएगा वो आतंकवादी की फंडिंग में या नक्सलवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिक दंगों में इसको फंडिंग करने में ये पैसा काम आता है, और गलत आचरण से पैसा कमाया हुआ वो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन का अवैध व्यापार। काले धन का अवैध बनाना भी मनी लॉन्ड्रिंग ही है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध स्रोत से अर्जित की गई आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। इसमें शामिल धन को मादक द्रव्य व्यापार, आतंकी फंडिंग, हवाला आदि गतिविधियों को प्रयोग किया जाता है। मापन में इकाई के बावजूद हर साल वैध बनाए जाने वाले काले धन की राशि अरबों में होती है और यह सरकारों के लिए महत्वपूर्ण नीति संबंधी चिंता का विषय बन गया है। मनी लॉन्ड्रिंग से आतंकवाद को वित्त पोषित किया जाता है, अर्थव्यवस्था को स्थिर कर, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आता है उस पर किसी तरह का कर नहीं होता, तो सरकार को भी हानि होती है, आर्थिक हानि होती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, निवेश में कमी आती है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है, संगठित अपराध को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और साइबर क्राइम भी इससे बढ़ता है। तो पैसा ही है जो भारत को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मनी लॉन्ड्रिंग से ही है। जितना ज्यादा पैसे का अवैध कारोबार होगा उतना ही ज्यादा भारत की आर्थिक के अंदरूनी जो है सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। तो इस पे सबसे ज्यादा प्रभावी रोक लगानी चाहिए। उसके बाद संगठित अपराध, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक तथा अन्य लाभों के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का संगठित दल जो गंभीर अपराध करने के लिए एकजुट होते हैं, संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। परंपरागत संगठित अपराधों में अवैध शराब का धंधा, अपहरण, जबरन वसूली, डकैती, लूट और ब्लैकमेलिंग आदि है। ये गैर परंपरागत अथवा आधुनिक संगठित अपराधों का हवाला कारोबार, साइबर अपराध, मानव तस्करी, मादक द्रव्य व्यापार आदि शामिल है। संगठित अपराध में जैसे ये एक तरह से कई लोग मिलकर जो कोई गलत व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे गलत तरीके से पैसा अर्जित कर रहे हैं, खासकर मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है उसमें शराब, गांजा, भांग, हेरोइन, कोकीन, अवैध असलहों का कारोबार, इसमें जो है ये संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। और इसके अलावा अपहरण, जबरन वसूली, लोगों को धमका के पैसा वसूलना, लूटपाट, ब्लैकमेलिंग, आजकल साइबर अपराध में लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है और उनसे धन उगाही की जाती है। और आए दिन लोग कम जानकारी के कारण या घबराहट में पैसे लोगों को दे देते हैं, तो ये भी संगठित अपराध भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अलगाववादी आंदोलन, आतंकवाद। अलगाववादी आंदोलन राज्य या स्वतंत्र की मांग करते हैं। ये मांगे कुछ समुदायों या क्षेत्रों द्वारा उठाई जाती हैं। भारत के प्रमुख अलगाववादी आंदोलन जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र और मध्य भारत है। आतंकवाद ऐसे कार्यों का समूह है जिसमें हिंसा का उपयोग करके किसी भी प्रकार का भय, क्षति उत्पन्न करना
करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार का आतंकवाद, चाहे वह क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, देश में असुरक्षा, भय, संकट की स्थिति को उत्पन्न करना। आतंकवाद की सीमा के कोई एक राज्य, देश अथवा क्षेत्र नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर रहा है। भारत में आतंकवाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर भारत में आतंकवादी घटनाएं आए दिन होती रहती थी। पिछले दशकों में आतंकवाद के ऊपर प्रभावी कार्रवाई हुई है, खासकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में उनकी फंडिंग पे, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट पे और उनके जो सपोर्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई पे, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाकर उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के द्वारा इस पे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। उनको जो सपोर्ट सिस्टम है उसको खत्म किया जा रहा है। और आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है जो आतंकवाद को पालता पोसता है, और पूरे विश्व में कहीं भी आतंकवाद की घटनाएं होती हैं तो उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर होता है। अफगानिस्तान है जहाँ पे आतंकवादी संगठन सरकार ही चला रहे हैं, तालिबान है, अलकायदा है, और भी कई सारे देश हैं जो आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। भारत में जो आतंकवादी संगठन है, खासकर जम्मू कश्मीर में लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, उसके बाद पहले सिमी था, फिर उसके बाद पीएफआई आया, ये भी एक तरह से आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं, इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, जमीनी स्तर पे उनको सपोर्ट करते हैं। आतंकवाद के अलगाववादी आंदोलन का कारण राष्ट्रीय अखंडता को खतरा, हिंसा और विद्रोह, आर्थिक व्यवधान, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप। भारत में कुछ अलगाववादी आंदोलन को नीचे दी तालिका है, जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी अलगाववाद, ईशान गोड़, पूर्वोत्तर भारत में असम अलगाववाद, मणिपुर अलगाववाद, नागालैंड अलगाववाद। पूर्वोत्तर भारत में हर राज्य में छोटे छोटे गुट हैं जो या तो स्वायत्तता चाहते हैं या फिर देश से अलग होना चाहते हैं। असम में जैसे उल्फा है, और भी हैं बहुत सारे। हर राज्य में एक एक दो जातीय गुट हैं जो भारत से आज़ादी चाहते हैं या स्वायत्तता चाहते हैं, और आए दिन वो इन गतिविधियों में लगे रहते हैं। मध्य भारत में माओवादी विद्रोह, नक्सलवाद। सरकार ने अलगाववादी आंदोलन से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। वे राजनीतिक संवाद, सुरक्षा उपाय, विकास पहल आज है। तो सरकारें अलगाववादी आंदोलन को कुचलने के लिए लगातार प्रयासरत रहती हैं और उनके आर्थिक स्रोत को कुचल रही हैं। उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट को, सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा बाह्य राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका। भारत की आंतरिक सुरक्षा में जो बाहरी हस्तक्षेप है, जो दूसरे देश के संगठन है, आतंकवादी संगठन है या सरकारें हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में सपोर्ट करती हैं, उनको फंडिंग करती हैं, उनको प्रोत्साहन देती हैं, उनको प्रशिक्षण देती हैं, असलहा बारूद उनको मुहैया करवाती है, जिनमें इनकी भूमिका रहती है। बाह्य राज्य अभिकर्ताओं में पड़ोसी देश से अक्षत मित्रता प्रदर्शित करने वाले देश शामिल किए जाते हैं, जो सैन्य उपकरणों या गैर सैन्य उपकरणों के माध्यम से सुरक्षा संकट उत्पन्न कर चाहते हैं। इस संदर्भ में बाह्य राज्य प्रायोजित आतंकवाद को सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जाता है। उदाहरण स्वरूप 2000 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले विस्तृत रूप से पाकिस्तान की संलिप्तता को देखा गया। यद्यप राज्य यहाँ प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की स्थिति में नहीं है, परंतु ये छद्म युद्ध के रूप में देखा जाता है। भारत जैसे देशों में अवैध घुसपैठ, शरणार्थियों की समस्या में भी बाह्य राज्यों का प्रत्यक्ष योगदान है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को अनेक चुनौतीपूर्ण बनाता है। भारत की जो सीमाएं हैं वो कई सारे देशों में दिखती हैं। भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहां से आए दिन जो है शरणार्थियों की समस्या,
बांग्लादेशी मुस्लिम शरणार्थियों की जो समस्या है वो पूर्वोत्तर भारत में और यहाँ तक कि अब बाहर भारत के अंदरूनी भागों में भी बहुतायत में पाई जा रही है। उसके अलावा म्यांमार से जो रोहिंग्या भारत में अवैध रूप से घुस रहे हैं। उसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी में वहाँ के छोटे छोटे संगठन शामिल रहते हैं जिससे उनको आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है। हथियारों की तस्करी, भारत में कई अतिवादी संगठन अलगाववादी भावनाओं से प्रेरित कर रहे हैं तथा ये अतिवादी संगठन अन्य देशों से संचालित किए जाते हैं। जो पहले बताया अक्सर तौबा, अलकायदा, हिंदुस्तान मुजाहिदीन, सिमी, पीएफआई, ये सब संगठन हैं जो जिनको दिशा निर्देश अन्य देशों से मिलते हैं। इनको आर्थिक, राजनीतिक सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट जो है बाहरी देशों से मिलता है। उसके अलावा है गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका। गैर राज्य में जो देश के अंदर सिस्टम के अंदर रहकर जो है ये भारत में अलगाववाद की को प्रोत्साहन करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक परिदृश्य में अनेक ऐसे नवीन कर्ताओं का उदय हुआ तथा उनकी भूमिका में वृद्धि है जिन्हें गैर राज्य अभिकर्ता के रूप में जाना जाता है। इन गैर राज्य अभिकर्ताओं के पास राज्यों की वैधानिक सत्ता या संप्रभुता तो नहीं है, परंतु ये किसी भी राज्य की वाय एवं घरेलू नीतियों को निर्धारित एवं प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गैर राज्य अभिकर्ताओं की परिभाषा के दायरे में गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं, आतंकवादी संगठन, धार्मिक एवं जनजातीय संगठन, प्रवासी राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया, ये ऐसे कुछ तत्व हैं जो देश के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करते रहते हैं। एक तरह से उनको मॉरल सपोर्ट देते हैं, उनको आर्थिक सपोर्ट देते हैं, जो इन सब चीजों में सम्मिलित रहते हैं। इसमें कुछ की भूमिका व्यवस्था समर्थक तो कुछ की व्यवस्था विरोधी होता है। ये गैर राजकर्ता ऐसे हैं जिनका विस्तार प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है। अतः वर्तमान परिदृश्य में गैर राजकर्ताओं का समांतर सरकार के रूप में भी देखा जाने लगा है। ये कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपने विकास के लिए सरकारों पर दबाव बनाती हैं। कुछ एनजीओ हैं जो अतिवाद को बढ़ावा देने में संलग्न रहती है। उसके अलावा धार्मिक संगठन है, आतंकवादी संगठन है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करते रहते हैं। इसके अलावा है प्रतिस्पर्धी राजनीति, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, जो प्रतिस्पर्धी राजनीति का मतलब है जो देश के अंदर राजनीतिक दल है के बीच जो संघर्ष है, इस संघर्ष का उद्देश्य सत्ता हासिल करना और सरकार पर नियंत्रण हासिल करना। हाल के वर्षों में भारत में राजनीतिक दलों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गया है। प्रतिस्पर्धा राजनीति द्वारा उत्पन्न चुनौतियां जो आर्थिक सुरक्षा को कमजोर कर रही हैं। सांप्रदायिक और धार्मिक तनाव, राजनीतिक पार्टियां सांप्रदायिक तनाव पैदा करती हैं, धार्मिक तनाव पैदा करती हैं जिससे उनका वोट बैंक बना रहे। चुनाव में हिंसा, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति में चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का संरक्षण और उनका सपोर्ट, नक्सल और उग्रवाद। प्रतिस्पर्धी राजनीति के मुद्दे में समाधान के लिए कुछ उपायों में शामिल है चुनाव प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना, कानूनी सुधार, सांप्रदायिक तनाव से निपटना नहीं, मतलब प्रतिस्पर्धी राजनीति में सांप्रदायिक और धार्मिक तनाव, चुनावी हिंसा, राजनीतिक का अपराधीकरण और नक्सलवाद और उग्रवाद, ये भी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। प्रतिस्पर्धी राजनीति के मुद्दे के समाधान के कुछ उपाय शामिल हैं, जैसे चुनाव प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना, इलेक्शन कमीशन को और पावर देना और पारदर्शिता लाना, कानून में सुधार करना, सांप्रदायिक तनाव से निपटने के लिए प्रभावी भूमिका निभाना और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करना। जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको उनका सही से निराकरण किया जाए। आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन की खामियां, हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें क्या खामियां हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका, ब्रिटेन और जो विकसित देश हैं वो प्रत्येक वर्ष परिस्थितियों के अनुसार अपने आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत को संशोधित करते रहते हैं, बदलते रहते हैं और समय के हिसाब से वो तुरंत प्रभावी कार्रवाई
करते हैं और उन नीतियों का एक सार्वजनिक चर्चा भी आयोजित की जाती है। लेकिन इस मोर्चे पर भारत अपने उन सहयोगी देशों महत्वपूर्ण साझेदारों से कुछ नहीं सीखता, जबकि हम जानते हैं कि भारत में समस्या बहुत जटिल है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनानी चाहिए होती है और दीर्घकालिक नीतियों के अंदर ही वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक अल्पकाल के लिए भी कुछ नीतियां बनानी जरूरी है। यह दुर्भाग्य की कि ना तो जम्मू कश्मीर ना पूर्वोत्तर भारत को लेकर हमारी कोई दीर्घकालिक नीति है और ना ही माओवादी विद्रोह से निपटने के लिए कोई रणनीतिक दृष्टि है। हम तुरंत के हिसाब से एक्शन लेते हैं। देश को चाहिए कि एक अल्पकालिक नीति हो और एक दीर्घकालिक नीति हो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए, और सबसे बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको ये करना है, इसको खत्म करना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अधिकांश राज्यों में पुलिस अभी पुरातन व्यवस्था में चल रही है, अनुपालन को मजबूर है। विदित है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में पुलिस सुधारों को लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन इन निर्देशों के तहत कुछ राज्यों में कुछ हद तक केरल को छोड़कर अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया है। न्यायिक निर्देशों के अनुपालन के लिए भारत सरकार ने कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस विधेयक को भी अंतिम रूप देने में विफल रहा है। तो आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करना होगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। पुलिस को अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं यूज करना है, बल्कि उस समाज और देश की फायदे के लिए ऐसी नीतियां बनाओ, पुलिस सुधार कार्यक्रम लागू किए जाएं, ताकि पुलिस और प्रशासन बिना किसी दबाव के, किसी बिना भेदभाव के वो काम कर सके। आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करने के उपाय, हम कैसे अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, इसमें कुछ सुझाव हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर के खुफिया तंत्र को तत्काल सुधार की आवश्यकता है। अपनी खुफिया तंत्र को मजबूत करना है और उनका आपस में सामंजस्य होना चाहिए। पूरे देश में जो खुफिया तंत्र है उसमें आपसी तालमेल हो और वो सुदृढ़ हो, ताकि समय रहते कोई भी अगर सूचना आ रही है तो संबंधित विभाग को या संबंधित राज्य को वो सूचना मिले और उस पर वो प्रभावी कार्रवाई की। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सुरक्षा पर गठित कैबिनेट समिति को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI से उत्पन्न खतरों, सुरक्षा खतरों के खिलाफ एक प्रभावी जवाबी रणनीति तैयार करनी चाहिए। हमारी रणनीति क्रियाशीलता के बजाय अधिक सक्रियता होनी चाहिए। ISI द्वारा समर्थित जो आतंकवादी संगठन है उनके ऊपर कैसे प्रभावी रोक लगे, आतंकवाद के ऊपर कैसे प्रभावी रोक लगे, उस पर एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों और उनके द्वारा सुरक्षा प्रबंधन के विषय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूक करना चाहिए। केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों को आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देना चाहिए, उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए। जिस प्रकार सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल और आतंकवादी विरोधी अभियान चलाए जा रहे हो, उस समय राज्य सरकार के विकास कार्यों के क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना चाहिए। इस दिशा में समाधान पहल एक सराहनीय कदम है। जब सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में लगे रहते हैं, अभियान चलाते हैं, उस समय सरकार को जमीन के स्तर पर विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू करना चाहिए। राज्यों के पुलिस बल के आधुनिकीकरण की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस बल को आधुनिकीकरण से सुनिश्चित करना चाहिए, उनको संचार माध्यम उनके पास लेटेस्ट होने चाहिए, उनको नई नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उनको सूचना का आदान प्रदान सही हो। असलहे उनके पास आधुनिक होने चाहिए। तो पुलिस का आधुनिकीकरण करना चाहिए, पुलिसिंग का। आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए संबंधित नियामक एजेंसियों के सामंजस्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो इस संबंध में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। आर्थिक अपराधों को निपटने के लिए प्रभावी जो एजेंसियां हैं वो बिना किसी दबाव के काम करें, और राज्य और केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनमें सामंजस्य होना चाहिए। संगठित अपराध से निपटने के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। अगर
संगठित अपराध जो संगठित होकर अपराध करते हैं या उसमें लिप्त पाए जाते हैं, उसको रोकने के लिए बाहरी देशों से भी सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए और देश के अंदर भी कार्य करना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए हर विभाग में विशेष सेल बनाए चाहिए। साथ ही आईटी अधिनियम में संशोधन के साथ सख्त सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस समय प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा है। इलेक्ट्रिक चीजों का, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, नेट के माध्यम से साइबर सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है इस समय। तो उसके लिए हर विभाग में एक आईटी सेल बनना चाहिए और आईटी अधिनियम में संशोधन करना चाहिए और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करना चाहिए। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि आईटी में अगर साइबर अपराध हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, अगर उसमें कोई सम्मिलित है तो उसको कठोर कार्रवाई की जाए ताकि वो लोग उसको करने की कोशिश न करें। सीमा को तकनीक की सहायता से प्रतिबंधित निगरानी करने की आवश्यकता है। भारत को अपनी सभी सीमाओं पर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए प्रभावी तरीके से उसकी निगरानी की जाए ताकि मादक पदार्थों की, लोगों की अवैध आवाजाही, असलहे, लोगों मतलब किसी भी तरह के अवैध कारोबार पे उस पर नियंत्रण लगे और ज्यादा चौकसी और निगरानी रखने की आवश्यकता है। भारत सरकार को एक समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने की आवश्यकता है। इस नीति के माध्यम से एक राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिक सेवा नाम से एक अलग केंद्रीय सेवा का गठन करना चाहिए। भारत सरकार को एक पूरे भारत की समग्र सुरक्षा नीति बनाने की आवश्यकता है। इस नीति के माध्यम से एक राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की एक मंत्रालय बनाया जाए अलग से, जो सिर्फ आंतरिक सुरक्षा को देखे। अभी आंतरिक सुरक्षा जो है गृह मंत्रालय के अंदर आता है और तथा राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिक सेवा नाम से अलग संगठन बनाया, केंद्रीय सेवा गठित की जानी चाहिए जिसमें भर्ती करके सिर्फ वो काम आंतरिक सुरक्षा, उनको उसी तरह प्रशिक्षित किया जाए और वो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले। भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए ये चाहे नक्सलवाद हो, चाहे उग्रवाद हो, चाहे जातीय संघर्ष हो या सांप्रदायिक तनाव हो, इसका जो मूल कारण है वो है आर्थिक अपराधीकरण। जितना ज्यादा गलत मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा अवैध मादक पदार्थों से कमाए हुए पैसे का जितना गलत लेन देन होगा उतना ही ज्यादा आर्थिक भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती रहेंगी। पिछले कुछ समय में आतंकवाद पे काफी प्रभावी कार्रवाई हुई है, खासकर जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में। पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सरकार से सुरक्षा वार्ता करके उन्होंने हथियार डाले हैं और वो मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आए दिन सरकारी एजेंसियां मादक पदार्थों की तस्करी पर छापे डालती रहती हैं, सब पकड़ती रहती हैं, लेकिन जितना पकड़ती हैं उससे ज्यादा वो आ भी जाता होगा, तो उस पर भी रोक लगानी, सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहिए। उसके अलावा देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए और खासकर छात्र जीवन से ही लोगों को सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक भेदभाव और आंतरिक सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, लोगों में कैसे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी जाए, ये सब शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। निश्चित ही सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। आंशिक रूप से प्रयास जरूर किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना की गई है, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई है, रक्षा नियोजन समिति की स्थापना की गई, लेकिन ये सभी निकाय अपने अपने स्तरों पर कार्यरत हैं। आवश्यकता ऐसी नीति और ऐसी संरचना की है जो उन सभी को एक साथ लेकर चल सके। आज हालात ऐसे हैं कि बाह्य और आंतरिक सुरक्षा विभेद करना कठिन है,
क्योंकि हमारी सुरक्षा को वास्तविक खतरा गुप्त कार्रवाइयों, विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से है। सरकारें, खासकर अभी जो केंद्र सरकार है, पहले भी सरकारें करती थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है आंतरिक सुरक्षा को लेकर, और इसमें किसी भी गैर कार्यों में जो संगठन लगे हुए हैं, जो व्यक्ति लगे हुए हैं, जो संस्थाएं लगी हुई हैं, उनके ऊपर प्रभावी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो आंतरिक सुरक्षा को संभाल रही हैं, उनमें बेहतर तालमेल होना चाहिए। उनको नई से अच्छी टेक्नोलॉजी मुहैया करानी चाहिए ताकि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। तो आज हम लोगों ने जाना भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको कैसे हम इस पे प्रभावी रोक लगा सकते हैं। आने वाले वीडियो में इन्हीं सब विषयों पे, जैसे नक्सलवाद है, उग्रवाद है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इन सब के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसका क्या क्यों हुआ और इसका निराकरण क्या हो, इस पर कैसे प्रभावी रोक लगाई जाए, उस पर बात करेंगे। आज हम लोगों ने बात जाना इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, अंतरराष्ट्रीय भारत की आंतरिक सुरक्षा और उसकी क्या चुनौतियां हैं, उसका क्या समाधान है। आगे किसी और विषय पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। यह मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांता जीएस एकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न जो है खासकर सिविल सर्विस परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, और ये पॉलिटिकल साइंस का भी एक चैप्टर है, और पॉलिटिकल साइंस में भी आता है, और ये पेपर यूपीएससी में पेपर 3 में भी इसको इंटरनल सिक्योरिटी को शामिल किया गया है। तो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय।